दोस्तों इस वीडियो में सारी चीज़ें ए से लेकर जेड तक, कहते हैं ना ए से लेकर जेड तक, हर एक स्टेप जहां से आप सोचना शुरू करते हो कि हम कोई भी एग्ज़ाम कैसे तैयारी करते हैं, इस एग्ज़ाम को सोचने से शुरू करके आपके रिजल्ट तक पूरा रोड मैप दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं। बेसिकली ये जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना, वो अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। यदि आपको कोई बता रहा है कि यार मैं तुम्हें 6 महीने में तैयारी करवा कर तुम्हारा रैंक ला दूंगा या 1 महीने में तैयारी करवा कर तुम्हारा रैंक ला दूंगा, तो दोस्तों ऐसे लोग आपको क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता आपको टाइम मांगती है। तो बेसिकली ऐसे छपरी यूट्यूबर से आप सावधान रहें। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको बता देंगे कि 1 महीने में तैयारी करके ऑल इंडिया रैंक कैसे हासिल करें। और कुछ तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो आपको ये भी बोलेंगे कि 1 दिन में तैयारी करके कैसे हम ऑल इंडिया रैंक हासिल कर सकते हैं, कैसे हम 100 के नीचे अपना रैंक ला सकते हैं, कैसे हम 500 के नीचे अपना रैंक ला सकते हैं, कैसे हम 1000 के नीचे अपना रैंक ला सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूं दोस्त, कि सबसे एकदम बेसिक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 1 से 2 साल देना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है दोस्त। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है एक नए टॉपिक पे आधारित वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऐसा वीडियो खोज रहे होंगे कि कोई हमें बता दे, कोई हमें रोड मैप दे दे, जिसमें हम उस रोड मैप पे चल करके हम 1 साल में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों आपने सही वीडियो क्लिक किया है। दोस्तों इस वीडियो में सारी चीज़ें ए से लेकर जेड तक, कहते हैं ना ए से लेकर जेड तक, हर एक स्टेप जहां से आप सोचना शुरू करते हो कि हम कोई भी एग्ज़ाम कैसे तैयारी करते हैं, इस एग्ज़ाम को सोचने से शुरू करके आपके रिजल्ट तक पूरा रोड मैप दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं। बेसिकली ये जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना, वो अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 1 साल में, और आके बता देते हैं। तो बेसिकली ऐसे छपरी यूट्यूबर से आप सावधान रहें। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको बता देंगे कि 1 महीने में तैयारी करके ऑल इंडिया रैंक कैसे हासिल करें। और कुछ तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो आपको ये भी बोलेंगे कि 1 दिन में तैयारी करके कैसे हम ऑल इंडिया रैंक हासिल कर सकते हैं, कैसे हम 100 के नीचे अपना रैंक ला सकते हैं, कैसे हम 500 के नीचे अपना रैंक ला सकते हैं, कैसे हम 1000 के नीचे अपना रैंक ला सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूं दोस्त, कि सबसे एकदम बेसिक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 1 से 2 साल देना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है दोस्त। यदि आपको कोई बता रहा है कि यार मैं तुम्हें 6 महीने में तैयारी करवा कर तुम्हारा रैंक ला दूंगा या 1 महीने में तैयारी करवा कर तुम्हारा रैंक ला दूंगा, तो दोस्तों ऐसे लोग आपको क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता आपको टाइम मांगती है। सफलता जो है समय मांगता है, आपका धैर्य मांगता है, देखता है कि आप विषम परिस्थितियों में कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, क्या आप विषम परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल रख पाते हो या नहीं, या आप जो अपनी एम जो है, आपने जो अपना रास्ता चुना है, आपने जो अपना मंजिल चुना है, उससे भटक जाते हो। ये चीज़ें देखता है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति हर चीज़ों को फ्री में कुछ नहीं देता, उसके लिए कुछ लेता है ना। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही चीज़ दोस्तों। यदि हमें कुछ जितना बड़ा मंजिल चाहिए, जितना बड़ा हमें टारगेट हमने सेट किया है, उतना उससे दुगना हमें देना पड़ता है। उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ देना पड़ता है, हर सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ता है दोस्त, तभी हम उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज इस लेक्चर में पूरा ए से लेकर जेड तक एनालिसिस करेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे हम
कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो है मैं टेक्निकल एग्ज़ाम की नहीं, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के बताऊंगा। तो बेसिकली ध्यान में तो रहेगा कि ये टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़्यादातर होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट तो होते हैं अलग अलग, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो होता है ना तैयारी करने का कि हमें कैसे तैयारी करना है, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए एक ही होता है। आप नॉन टेक्निकल तैयारी कर रहे हो या तो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, आपको जो है 1 साल तो आपको टाइम मिलता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो है 1 साल में एक बार कंडक्ट करवा दे। कोई एक आध एग्ज़ाम ऐसा हो गया जो कम से कम 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवा देती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है 1 साल में 1 बार कंडक्ट करवाती है। तो आपको मिनिमम 1 साल टाइम होता है कि आप 1 साल में जिसका जितना भी सिलेबस और उसके द्वारा जो डिसाइड किया गया है वो सिलेबस आप ख़त्म करो। ठीक है, तो उस 1 साल में आपको जो है समझना पड़ता है, सिलेबस समझना पड़ता है, टॉपिक पढ़ना पड़ता है, लेक्चर करना पड़ता है। ठीक है, लेक्चर के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर लगाना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है बार बार, तब जाके आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया है, हम भी कोई चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो 1 साल में निकाल लेते हैं, बहुत मतलब ऐसा रेशियो कम ही है जो बच्चे जो है 1 साल में तैयारी करके 1 साल में जो है एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम जो है स्टार्ट करते हैं, तैयारी करते हैं, हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और प्रिपरेशन करके इतना हार्डवर्क करेंगे कि 1 साल में एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त। ये आपको लगता है कि हम कोई भी एग्ज़ाम 1 साल में निकाल पाएंगे, वैसे लोगों का ही एग्ज़ाम 1 साल में 1 ईयर में निकल पाता है, जिसका जो मेहनत के साथ साथ उसका किस्मत भी साथ देता है। और ये आप जितना जल्दी मान लोगे वो आपको उतना ही फ़ायदा होगा। जिसका जो है मेहनत के साथ किस्मत साथ देता है वही जो बंदा है 1 साल में एग्ज़ाम निकाल लेता है। मतलब कि आपको जो है अगर 1 साल में कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो तो आपको जो है, एक कहावत सुने हो ना कि चिड़िया की आँख पे हमेशा निशान, आपका जो निगाहें होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए, वही चीज़ें यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा भी इधर से उधर भटकने की कोशिश करोगे तो वही जो 1 साल में एग्ज़ाम तैयारी 1 साल में एग्ज़ाम जो निकालने की कोशिश कर रहे थे वही 1 साल जो है 2 साल 3 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो हम देख लेते हैं हम कैसे ये चीज़ें को आगे करेंगे, कैसे हम इसका रोड मैप आपको बताऊँगा कि हम कैसे तैयारी करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम देख लेंगे कि हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम इन 1 ईयर, मतलब कि हम 1 साल में कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर पाएंगे, होगी जीत की तैयारी। तो सबसे पहले जब हम कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं ना दोस्त, तो हमें समझना होता है कि कोई भी एग्ज़ाम जो है हमें कैसे तैयार कर सकते हैं, इसका प्लान कैसे बना सकते हैं, है ना, प्लान कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना होता है। हम जब किसी चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो हम उस चीज़ को ना एक छोटे स्टेप में डिवाइड करते हैं ताकि हम उस चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ। उसी तरह जब हम कोई भी प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी प्लान बनाते हैं ना, तो हमें समझना पड़ता है कि उसके मर्म को समझना पड़ता है ना, उसके अंदर के डीप तरीके से सोचना पड़ता है कि कैसे कोई भी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है ना। तो उसी तरह हम ये जो पूरा जो चार्ट बनाने वाले हैं, पूरा जो हम प्लान जानने वाले हैं, पूरा जो स्ट्रैटेजी जानने वाले हैं, तो उसको हम 2 भागों में पहले डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इसको जो हम पहले 2 भागों में डिवाइड करेंगे, पहला भाग वो होगा कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोचते हैं, तो वो जो है एग्ज़ाम के पहले, मतलब प्रिपरेशन के पहले का टाइम, जब हम कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक तो टाइम होता है प्रिपरेशन करने के पहले कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, है ना, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कहाँ से कोचिंग लेंगे, कैसे कोचिंग लेंगे, या कोचिंग लेंगे भी नहीं या सेल्फ स्टडी करेंगे। और दूसरा क्या होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब कि प्रिपरेशन के समय हमें अपने आप को कैसे रखना है। तो वही चीज़ों को ध्यान में रखकर हम जो है इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। चलो 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम ना यहाँ पे इसे हम कर लेते हैं इस तरह से। पहले क्या है, पहला है ऐसे बिफोर प्रिपरेशन, ठीक है, बिफोर प्रिपरेशन। दूसरा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो ये दोनों पार्ट में हम इसे अच्छे से डिवाइड कर दे रहे हैं और इसे समझेंगे कि हम कैसे
जब एग्ज़ाम की तैयारी करने के वाले हम माइंडसेट बना लिए हैं कि नहीं भाई हमको जो है एग्ज़ाम में ही फोकस करना है, हमें गवर्नमेंट जॉब में ही अपना करियर बनाना है। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं कि यार हम बिज़नेस करें या जॉब करें, जॉब करें या बिज़नेस करें, बिज़नेस करें या जॉब करें। तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास फैमिली भी बिजनेस कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी जॉब कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए आप देख रहे होंगे अलग सर को, जो फिजिक्स वाले के फाउंडर है, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन आज वो बिजनेस करके कितना ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी क्रिएट कर लिया है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो टाइम दे करके वो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जो है जॉब ले लेते हैं। तो दोनों में आप सक्सेस पा सकते हो। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने का, गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाने का सोच रहे हो, तो इसको सोच लिए हो तो इसका मतलब है कि आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हो। जब प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको जो है इस प्रिपरेशन की पूरी जर्नी को ना 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है। तो पहला क्या है? पहला है बिफोर प्रिपरेशन। हम प्रिपरेशन के पहले, जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उसके पहले तो क्या करेंगे, अपने दूसरा है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो उसके प्रिपरेशन के समय हम अपने आप को कैसे मेंटेन रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो पहले हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं ना, बिफोर प्रिपरेशन। हम प्रिपरेशन के पहले क्या करने वाले हैं उसको हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देखो दोस्त, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है कि कैसे हम तैयारी करें, है ना। हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके बेसिकली होते हैं तैयारी करने के, है ना। कोई भी बंदा या तो सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर सकता है, या तो इसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर सकता है। तो इसको हम भी 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला क्या है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, ये सेल्फ स्टडी हो गया। दूसरा क्या है, कोचिंग। देखो, अब हम यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा हम तैयारी करें, किस मेथड से तैयारी करें हम, है ना। बच्चे जो है अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जब वो कॉलेज से पास आउट होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि भाई कॉलेज में ही मेरा जो है 4 लाख 5 लाख 6 लाख लग गया है, अब हम कोचिंग लेंगे तो उसमें भी तो 1.5 लाख 2 लाख लगेगा, है ना। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी हो, वो फीस जो है उसके अकॉर्डिंग लग जाते हैं। मैं अगर ऐसे मान के चलूँ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना 1.5 लाख रुपया 1 साल का लेता ही है। 1.5 लाख रुपया 1 साल का लेता ही। अगर आपने अच्छे कॉलेज से, जो अच्छे मतलब महंगे कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप 7 लाख से 8 लाख रुपया दे चुके होंगे पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करने का। क्योंकि बीटेक में जो है 4 साल का कोर्स होता है और 4 साल के कोर्स में 7 से 8 लाख रुपया खर्च हो जाते हैं। अगर आप मान के चलें ऐसे कि एक साल का 1.5 लाख लग रहा है, ठीक है, तो 4 साल का 6 लाख लग जाएगा। और उसके अलावा आप हॉस्टल में रहते हो, है ना, उसके बाद आपकी ज़रूरतें होती है, तो 7 से 8 लाख रुपये आपके जो है खर्च हो जाते हैं। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना, तो आपके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो जो पैसा होता है ना, आप लोन लेकर के यहाँ पे आए होते हो, है ना। आप लोन लेकर के या कहीं से अरेंजमेंट करके, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होता है और ना ही उतना ज़मीन जायदाद है, तो वो पैसा हम क्या मतलब ऐसे जो है हमारे पेरेंट्स जो इतना मतलब पैसा कमाते नहीं है, ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर हो भी तो बात अलग है, लेकिन हम अब मान के चल रहे हैं कि हमारे फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें भी 10-20 हज़ार रुपया महीना मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम बीटेक किए हैं तो वो लोन लेकर किए हैं, तो उसका पैसा हमें पहले लग गया 7 से 8 लाख। अब हम और ऊपर से लोन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि 1 साल में एग्ज़ाम क्रैक कर ले, तो उसके लिए हमारा माइंडसेट क्या होगा कि हम कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या कह रही है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा था जो हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में ख़त्म कर दिया। अब हम पैसे कहाँ से लाएं, फिर से हम लोन लें। तो हमारे पास दूसरा तरीका होता है, हमारे पास क्या होता है, सेल्फ स्टडी तरीका।
सेल्फ स्टडी। देखो सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी अपनी एक्सपीरियंस है कि मैंने भी सेल्फ स्टडी किया था, तो मेरी एक्सपीरियंस है कि मैं क्या क्या किया था, कैसे किया था और क्या दिक्कतें आई थी। बेसिकली इसमें सेल्फ स्टडी में दिक्कतें बहुत सारी आती है भाई, क्योंकि आप जब फ्रेशर होते हो, कॉलेज से जस्ट पास आउट होते हो, तो मेरे क्या मतलब कॉलेज में तो इतना तो श्योर हूँ कि कॉलेज में एकदम पढ़ाई तो मतलब 50% ही होती है ना। और यहाँ पे वहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाई होता है, लेकिन ये जो है ना एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम थ्योरेटिकल तरीके से नहीं लेती है। ये एग्ज़ाम आपको लेती है, आपको पूरा नस का निचोड़ लेती है, आपको पूरा एकदम माइंड को एकदम अच्छे से निचोड़ कर उसका रस निकाल लेती है ना। ये जो है रट कर कोई भी ये एग्ज़ाम जो है ना रट कर नहीं दे सकते हैं, है ना। इसको लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलग तरीके होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करने के ना अलग तरीके होते हैं। देखो कोई भी जो है कॉलेज में तैयारी कर रहे हो, मान लेते कोई एक सब्जेक्ट लेते हो, तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में जो है कॉलेज वाले एक मतलब कि 3 से 4 महीना या 5 महीना लेता है। लेकिन हमारे पास ना 1 साल के तैयारी में ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 15 सब्जेक्ट है, 15 से 16 सब्जेक्ट है ना। और उसी में 1 साल में हमें क्या करना है, इस 15 से 16 सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, और साथ ही साथ हमें टाइम बैकअप पर रखना है, ताकि हमें 3 महीना पहले ही ख़त्म कर देना सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़कर, ताकि हमारे लिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए, है ना, टेस्ट सीरीज का टाइम मिल जाए, हमारे जो को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका हमारे एरर का जो मतलब एरर को नोटिस करने का टाइम मिल जाए, सारी चीज़ें। हाँ, तो हम क्या सोच रहे हैं, मतलब कि हमारे पास टोटल 12 महीना था, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, इसको हम 9 महीना में ख़त्म करें। 3 महीना का गैप करके हम 9 महीना में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 महीना इसलिए ताकि हम और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, बार बार प्रैक्टिस करें एक ही क्वेश्चन को, ताकि हमारा जो है पूरा सिलेबस अच्छे से दिमाग में घुस जाए, है ना। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, 9 महीने में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे पास प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ गया, है ना। अब प्रेशर बढ़ गया क्योंकि हम कॉलेज में थे, तो हमारे पेरेंट्स सोच रहे थे कि यार चलो ये जो है कॉलेज में है तो उसमें कोई इतना काम नहीं देते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज से पास आउट होते हो, तो आपके पास एक जिम्मेवारी भी हो जाती है कि एक जॉब लेना है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, अपने खुद की कमाई से कुछ तो करना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए घर वाले से पैसा नहीं मांग सकते। तो हमारे ऊपर एक अलग तरह का जो है प्रेशर आ जाता है। तो हमारे पास टाइम भी कम है, हमें कमाना भी है, या तो चलो पेरेंट्स कहते हैं कि चलो यहाँ पे तुम पढ़ लो 1 साल, हमें तुम्हें टाइम देता हूँ, 1 साल और टाइम देता हूँ, तुम पढ़ लो। तो हमारे पास टाइम तो इतना ही है ना, हमारे पास टाइम टोटल कितना है, 9 महीना। 3 महीना तो हम बैकअप के लिए रख लिए, 3 महीना हम, जैसे कि हमारा फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, नवंबर तक जो है पूरा सिलेबस ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम क्या स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि अब कॉलेज में हम रहते हैं ना, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 6 महीना का टाइम लेता है, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 6 महीना हो जाता है, तो एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए 6 महीना टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पे ना वही एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए हमें कम से कम 20 दिन का टाइम लेना पड़ता है ना, 20 दिन का। क्योंकि हमें ना हमेशा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, हम चाह रहे हैं कि 1 साल में एग्ज़ाम निकले, हम चाह रहे हैं कि 1 साल में एग्ज़ाम निकले। तो ऐसे कंडीशन में हमें जितना जल्दी सिलेबस कवर करने पड़े, उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक सब्जेक्ट जो है 20 दिन में ख़त्म करेंगे। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो ये हमारे पास मतलब एनालिसिस करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, क्योंकि हम पहले फ्रेशर होते हैं, हमें पता नहीं होता कि कैसे चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट को देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास हर चीज़ें जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है, हमें हर चीज़ को खोजना पड़ता है। तो इसके लिए जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा, ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा, ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा। तो ऐसे कंडीशन में यूट्यूब ही एक अच्छा साथी होता है, जो आपको बताता है कि ये लेक्चर यहाँ पे है, वो लेक्चर वहाँ पे। लेकिन आपको ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये जो यूट्यूब एक प्रकार का एकदम कचरा है ना, कचरा भंडार है, भंडार। उसमें आपको हर चीज़ आराम से नहीं मिल जाएगी, आपको हर चीज़ खोजना पड़ेगा, है ना। और इसमें ना देखो,
जब आप सेल्फ स्टडी करके तैयारी करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ ये प्रॉब्लम होती है कि हर चीज़ आपके सामने मतलब उपलब्ध नहीं होता है। और इसका मतलब ये है कि मतलब पर्टिकुलर टीचर का जो है मतलब हमें पर सोम सब्जेक्ट पढ़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के लिए ना हमें कोई दूसरे चैनल पर जाना होगा, ठीक है, वो बताए हुए हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने के लिए हमें दूसरे सब चैनल पे जाना पड़ा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जो है ना नॉलेज किसी पर्टिकुलर चैनल पे नहीं होता है, इतना समझ लो। क्योंकि आप जो है मैं यहाँ पे गेट के बारे में ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ, ठीक है, गेट की पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एसएससी मतलब यहाँ पे जेई मेंस और जेई एडवांस आईआईटी और नीट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नीट में जो नीट में और जेई में 3 ही सब्जेक्ट होता है, तो 3 सब्जेक्ट अपलोड करना लोगों के लिए आसान हो जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गेट की। गेट कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है, गेट कोई बच्चों का खेल नहीं है। गेट खुद में एक बड़ा चैलेंज है, समझ रहे हो, क्योंकि ये 15 सब्जेक्ट है और 15 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट एकदम डीपली से घुसना पड़ता है, तभी आपके जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं, समझे। तो हमारे पास जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो हर चीज़ एक ही जगह आप मतलब हर चीज़ एक ही चैनल पे नहीं होता, तो हमें हर चैनल में जाकर विजिट करना पड़ता, खोजना पड़ता कि कौन सा हमें लेक्चर ले, कौन सा सर से पढ़े, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए, है ना। देखो, जब आप YouTube पे सर्च करते हो ना कि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा जो है सब्जेक्ट वीडियो मिल जाए, तो ऐसा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो टीचर्स होते हैं ना बहुत तेज़ होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, टीचर बहुत तेज़ होते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो टीचर होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो जो है अपना लेक्चर का मतलब 20% लेक्चर या 30% लेक्चर ही यूट्यूब पे डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो है बच्चों को अपने चैनल पे, अपने जो ऐप पे लाना चाहते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो इस किसी टीचर का सब्जेक्ट सर्च करोगे ना, तो उसका मतलब कि कुछ ही परसेंट लेक्चर जो है, या तो मान लेते हैं 13 किसी सब्जेक्ट में 13 चैप्टर है, तो 13 में से 4-5 चैप्टर पढ़ा करके वो बोलेंगे कि मेरे वेबसाइट पे विजिट करो, ये मेरे ऐप पे आ जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो बच्चे देखो, अब मैं बताता हूँ कि कौन से बच्चों को यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना चाहिए और सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको लगेगा कि मैं ऐसे हवाबाजी कर रहा हूँ, तो लेकिन हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तथ्य के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना, ये उनके लिए बेनिफिट होता है। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट होता है जो 1 साल पहले तैयारी कर चुके हैं, समझे ना। 1 साल पहले तैयारी कर चुके हैं लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं निकला है, या तो एग्ज़ाम निकला है लेकिन जो रैंक है बहुत आगे चला गया है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, इस बार भी तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट ईयर जो है अच्छे से पढ़ लिया था, तो हमें पता है सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में अच्छे से। लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे और ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे, तो सेल्फ स्टडी करते रहेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन बच्चों के लिए। अगर आप फ्रेशर है तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सेल्फ स्टडी करना, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि मैं जब सेल्फ स्टडी कर रहा था तो इसमें से मुझे बेसिकली ज़्यादातर सिलेबस समझ ही नहीं आया था, क्योंकि बहुत देखो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, और वो टोटल 15 नंबर 14 नंबर के आते हैं। तो अब जो है मैन्युफैक्चरिंग में मेजर टॉपिक तो पढ़ लिए, लेकिन लास्ट वाला टॉपिक हमें कहीं मिल ही नहीं रहा।
कि कहाँ से ढूंढे। बहुत सारा तो यूट्यूब जो है चैनल हमने विजिट किया, वहाँ पे मिल ही नहीं रहा। मिला भी तो एसएससी जेई लेवल का पढ़ा दिया गया है। जो हमें मैकेनिकल इंजीनियर जो है बीटेक लेवल का चाहिए था वो लेवल है ही नहीं, वो हमें भी एसएससी जेई लेवल का जूनियर इंजीनियर लेवल का हमें पढ़ा दिया गया। तो हमारे यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन हो गया। और बहुत सा जो है आप सर्च करोगे कि यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट, तो आपको जो है मतलब रिवीजन वाला वीडियो आ जाएगा। और रिवीजन वाला वीडियो में दोस्त, रिवीजन वाला वीडियो में ना आप जो है कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाओगे। इतना तो तय है कि रिवीजन वाले वीडियो में आप कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिट होता है जो पहले से तैयारी कर चुके हैं। वो बस रिवाइज करना चाहते हैं अपने सिलेबस को, कि सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ा था वो भूल चुके हैं पहले, लेकिन फिर से वो रिवाइज करके फिर से मेमोरी में लाना चाहते हैं, फिर से अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। वो उन बंदों के लिए ठीक है। अगर आप सेल्फ फर्स्ट टाइम जो है प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। मैं अपने किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक साल में कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी का तैयारी करते हैं और क्रैक कर लेते हैं। ये अपवाद है, ये ज़्यादातर नहीं होता, कम ही लोग होता है ना, कम ही लोग होते हैं। उसके लिए उन्हें पर्सनल कोई गाइड करते रहते हैं। जैसे कि कॉलेज में कुछ लोग होते हैं जो गाइड करते हैं, कोई टीचर्स होते हैं उसको गाइड करते हैं, क्योंकि वो टीचर्स जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो वो टीचर्स उस स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आप ऐसे प्रिपेयर करो, आप वैसे प्रिपेयर करो, यहाँ पे ये करो, वहाँ पे वो करो, इस मंथ में ये करना चाहिए, उस मंथ में वो करना चाहिए। तो एक गाइडेंस होता है उनके पास, हमें हमेशा बताते रहता है कि रास्ता बताते रहता है कि यहाँ से यहाँ चलो, वहाँ से वहाँ चलो। तो उस तरह से वो एक साल में एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं जो गाइडेंस आपको देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको मिसलीड करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि शुरू बार में कि आप अगर सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, तो इसमें भी ऐसे भी आ जाएंगे कि आपको बताएगा कि एक दिन में कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आप इन सभी से बचना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो सेल्फ स्टडी का तरीका है वो उन बच्चों के लिए है जो एकदम से पहले तैयारी कर चुके हैं और फिर से उसे रिवाइज करना चाह रहे हैं, फिर से न्यूमेरिकल लगाना चाह रहे हैं, फिर से टेस्ट सीरीज लगाना चाह रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं कि सेल्फ स्टडी जब कर रहे हैं, हमने मन बना लिया कि सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअल चीज़ें मैं बताऊंगा, इसमें कोई भी फेक नहीं है, इसमें कोई भी मतलब ऐसा सर्च करके नहीं बताया गया, इसमें मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको एक तरीका होता है कि आप जो है यूट्यूब से पढ़ाई करो, क्योंकि आप बुक से पढ़ाई करोगे ना, तो चलो बुक से पढ़ाई कर लें, लेकिन बुक से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको टीचर समझा देगा ना, वो बुक कोई भी बुक समझा नहीं देगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको एक टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देगा किसी चीज़ के बारे में, वो चीज़ें बुक कभी आपको बता नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप समझ पाते हो बुक पढ़कर आप अच्छे से समझ पाते हो, न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, तो टीचर की क्या ज़रूरत है ना। आप ऐसे ही क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो आपको पर्टिकुलर एक टीचर से पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट हर टीचर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जैसे कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यूट्यूब पे जाते हो ना, तो यूट्यूब पे जाओगे तो ऊपर में एक बहुत तरह के सेक्शन आएंगे, इस तरह के सेक्शन आएंगे, इस तरह के सेक्शन आएंगे, बहुत सारा यूट्यूब पे इस तरह के सेक्शन आएंगे। उसमें यहाँ पे लिखा होगा कॉमेडी लिखा होगा, यहाँ पे सॉन्ग लिखा हुआ, यहाँ पे यूपीएससी लिखा होगा, यहाँ पे मतलब गेट लिखा होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा। तो हमें समझना है कि हमें कौन से क्या करना है, हम किस लिए यूट्यूब पे आए हैं। पहला नंबर हमें देखना है कि हम किस लिए यूट्यूब पे आए हैं। तो हम क्या है, हम गेट्स के प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब पे आए हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इसे सेलेक्ट करना है, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, गेट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है। और ध्यान रहे दोस्त, हमेशा जितने भी एक साल की जर्नी, जीरो से लेकर ये पूरा प्रिपरेशन होता है ना, एक साल की जर्नी, इसमें हमेशा आपको इसके सिवा कुछ भी नहीं देखना है दोस्त, इसके सिवा कुछ भी नहीं देखना है, समझ रहे हो ना। इसके सिवा अगर आप इधर में जाओगे, सॉन्ग में जाओगे, यूपीएससी में जाओगे, तो मन हमेशा बदलते रहेगा। ये एक्चुअल तरीका मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल फैक्ट्स में बता रहा हूँ कि अगर आप जितने चीज़ों में विजिट करोगे ना, आपका माइंड जो उतना भटकते रहेगा। सो कभी लगेगा कि
मैं ये तैयारी कर लूँ कभी लगेगा मैं ये तैयारी कर लूँ कभी लगेगा मैं ये तैयारी कर लूँ कभी लगेगा मैं ये कर लूँ कभी लगेगा ये मैं कर लूँ। तो अगर आप एग्जाम ये पर्टिकुलर सब जो गेट का जो सेक्शन सर्च करते हो तो हमेशा वही से रिलेटेड चीज़ें आपकी आती रहेंगी, है ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके हमेशा शो करती रहेंगी। तो कभी भी भूल कर भी इन बाकी सब सेक्शन को सर्च नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो उसमें देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें पढ़ाई करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो हमें पूरे प्रिपरेशन की किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्योंकि हम अपने प्लान को खुद बनाएंगे, हम अपने स्ट्रैटेजी को खुद बनाएंगे। कभी भी आप दूसरे को स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करो, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूँ, कभी भी हमेशा अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। देखो वीडियो तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, वीडियो बहुत सारे हैं, 100 लोग के वीडियो देखो, 50 लोग के वीडियो देखो, वीडियो देखने से मना नहीं है, सबका वीडियो देखो और एक बार अपने दिमाग में घुसाओ कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने आप को लेकर चलेंगे कि ताकि हम लंबे समय तक ये चीज़ों में टिक पाएँ, ठीक है। सुनो सबकी करो मन की, हमेशा एक बात ध्यान रखना, सुनो सबकी करो मन की। तो चलो हम देख लेते हैं कि अगर आप गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे इसके बाद हमें सब्जेक्ट को सर्च करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक बार में कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम एक चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट को ना 3 भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब कि एक ऐसे भागों में इस तरह के 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों भागों में डिवाइड करेंगे। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप मैकेनिकल इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला जो है वेटेज हम हायर नंबर वाले सब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। पहले जो सबसे पहले हम हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, मतलब कि हम कैटेगरी वाइज बांट लेंगे कि 13 से 10 नंबर के सब्जेक्ट हो गया एक, है ना, 13 से 10 नंबर वाले सब्जेक्ट हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया 8 से 6 वाले सब्जेक्ट हो गया, है ना, फिर हो गया 5 से 1 नंबर तक का सब्जेक्ट वाले हो गया, ठीक है। मतलब कि इतना सब्जेक्ट का कौन कौन वेटेज के अनुसार सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे, वेटेज के अनुसार सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान बनाइए कि हमें किस तरह कौन सा सब्जेक्ट प्लान बनाना है, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो मैथ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ में करीब करीब कभी 14 नंबर के आ जाते हैं, कभी 13 नंबर के, कभी 12 नंबर के आ जाते हैं। उसके बाद क्या है मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। ये भी कम से कम 12-13 नंबर के अक्सर आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, मतलब हर बार आता है 12-13 नंबर का, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। तो इसमें बहुत जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, जैसे वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, एक्सटेंशन हो गया, बहुत सारे वो जो है टॉपिक चैप्टर इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो कम से कम ये मैथ और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ रखना है। उसके अलावा एक एप्टीट्यूड भी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त, जिसमें जो है जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी करते हो ना तो बेसिकली आप जो है आने वाले जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब में इसका काम आएगा, ठीक है। जैसे कि आप एसएससी जे की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये एप्टीट्यूड काम आ जाएगा, है ना। नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये एप्टीट्यूड काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट को मेरे ख्याल से आप एक बार में रखो, मतलब क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट हमेशा 10 नंबर से 13 नंबर के आते हैं, इसमें भी 10 नंबर से 13 नंबर के आते हैं, इसमें भी 10 नंबर 13 नंबर 10 नंबर 13 नंबर, ठीक है, हमेशा ऐसा वाला आता है। उसके बाद अब ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे दोस्त जो मत कम से कम 10 नंबर से नीचे का आता है। जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं सोम आता है, सोम हो गया, टॉम हो गया, उसके बाद हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर एफएम हो गया, ये हो गया एचएमटी हो गया, एचएमटी भी अच्छा सब्जेक्ट है, और उसके बाद और को 2-3 सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इन सारे सब्जेक्ट जो है 7 से मतलब 10 से 6 नंबर के बीच में आते हैं अक्सर ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा सब्जेक्ट रखेंगे जो 5 नंबर से नीचे आ गए, जैसे कि हम रखेंगे पावर प्लांट हो ना, पावर प्लांट के बाद वाइब्रेशन,
रेशन, ठीक है। तो आईसी इंजन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है। इस तरह सब्जेक्ट को ना हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से डिवाइड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा है इसका, है ना। देखो जैसे कि पहले आपने ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो आपने क्या करा, कम से कम जैसे कि 10 नंबर का ये बना लिया, 10 नंबर का ये बना लिया, 10 नंबर का ये, मतलब तीनों, मतलब मैं मान लेता हूँ कि 10-10 नंबर का तैयारी कर लिया, मतलब कि आप 30 नंबर का पहले तैयारी कर चुके हैं, है ना। 30 नंबर का तैयारी कर चुके हैं, उसके बाद आप इसको तैयारी कर लो, मतलब 5-5 अज्यूम करते हैं, 5-5-5-5-5-5 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 30 नंबर का ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 30 कितना हो गया, 30 60 हो गया, 60 नंबर का आपने तैयारी कर लिया। और अगर आप ये जो गेट एग्जाम में 60 नंबर भी लेकर चले आओ ना, तो मतलब कि आप ऑल इंडिया रैंक में एंटर कर चुके हो, ठीक है। तो बाकी बचा ये सारे सब्जेक्ट, इसमें भी एक आगो छूट गया, ध्यान नहीं आएगा, तो ये बाकी ये सब्जेक्ट बचा हुआ, तो इसमें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर के नहीं आते, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के आते हैं। तो बेसिकली इसमें एक और हो गया मशीन डिज़ाइन भी कम से कम 3 या 4 नंबर के आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये सारे एग्जाम के एक सारे जो सब्जेक्ट को हम लास्ट में रखना है और लास्ट में प्रिपरेशन करना है। तो अब देखो हमारे पास लगभग कितना टाइम है, हमारे पास 9 महीना टाइम है, 9 मंथ टाइम है। तो 9 मंथ में ना कम से कम हमें ये 2 मंथ में ख़त्म कर देना है, 2 मंथ में ख़त्म कर देना है। क्योंकि 2 मंथ में ख़त्म करोगे तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास बच गए 7 मंथ, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट ख़त्म करने में ना आपको कम से कम 4 या 5 महीना लग ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं 4 मंथ ये है, ये 4 मंथ टाइम हम अज्यूम कर लेते हैं। इन तीनों को 2 महीने में ख़त्म करेंगे, इन सभी को 4 महीने में ख़त्म करेंगे। बाकी ये जो बच गया हमारे पास, कितना बच गया, 4 2 6, हमारे पास बच गया 3 महीना। तो 3 महीना में ये ख़त्म कर देंगे आराम से, ठीक है। 3 महीना में ये सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 9 महीना में हमारे जो सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो गए। अब देखो सब्जेक्ट ख़त्म हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि प्रिपरेशन ख़त्म हो गया। तो देखो हम सब्जेक्ट ख़त्म करते समय क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट ख़त्म करते समय जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप क्या करते हो, जब आप एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हो, ठीक है, जब आप एक टॉपिक को ख़त्म करते हो, मतलब एक लेक्चर को, एक सब्जेक्ट ख़त्म करते हो ना, एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हो, जब आप एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हो ना, तो उसके जस्ट बाद ही आपको क्या करना है, इसके PYQ क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसके PYQ क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब आप PYQ क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, तो इसके जस्ट बाद इस सब्जेक्ट का है जो क्या करना है, टेस्ट सीरीज दे देना है, टेस्ट सीरीज दे देना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज दे देना है, इस सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज दे देना है। अगर हो सके तो कम से कम सप्ताह में आप दो बार टेस्ट सीरीज दे दो, है ना, कम से कम 2 बार टेस्ट सीरीज दे दो। बहुत सारे टेस्ट सीरीज है मार्केट में, है ना, जैसे PW का टेस्ट सीरीज हो गया, मेड इजी का हो गया, AC का एकेडमी का हो गया, एक्सर्जी का हो गया, बहुत सारे। अब तो नवीन सर जो नवीन एंड दीवाने IS है, उन्होंने भी जो लॉन्च किया है गेट का जो है टेस्ट सीरीज। तो आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो है खरीद सकते हो। जो मैं आपको बताऊँ कि सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज कौन सा है और इफेक्टिव भी है, तो IS DIG आप सर्च करोगे ना, DIG, मैं उसे प्रेफर करता हूं जो आपके लिए इकोनॉमिक हो। ऐसा मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं कि आप यहाँ से जाके खरीद लो, आप वहाँ जाके खरीद लो, क्योंकि मैं पता है भाई, मुझे पता है कि पैसे कितना वैल्यू है, पैसे कितना वैल्यू है, और हम कितना पैसे खर्च करके हम अपने जो है लाइफ को बना सकते हैं ना। तो मैं आपको एकदम कम दाम वाला चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ से आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, कहाँ से नहीं कर सकते हो। मार्केट में 2000 रुपये वाला भी टेस्ट सीरीज है ना, 3000 रुपये वाला टेस्ट सीरीज है, 500 रुपया वाला भी टेस्ट सीरीज है। और ये जो DIG है, इन्होंने ना 300 रुपया में टेस्ट सीरीज दिया है। और 300 रुपया में ना, 300 रुपये में कम से कम 251 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाया है, 251 टेस्ट सीरीज। इसमें से बहुत सारा टेस्ट सीरीज ऐसा है जो प्रीवियस ईयर्स का टेस्ट सीरीज है, मतलब
PYQ का क्वेश्चन है ना उसी को उठा कर रख दिया गया है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो क्रिएट करके रखा गया। तो इसका डिफ़िकल्टी हम मतलब ऐसे कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी है भी और डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें नया नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुराना क्वेश्चन ला के डाल दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे प्रैक्टिस के लिए, हमारे प्रैक्टिस को इन्हेंस करने के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो 300 रुपया में 251 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो ये मतलब कि ये बहुत मिल रहा है ना, क्योंकि हर चीज़ों को अरेंज करने में टाइम लगता है, आपके तक पहुंचाने में टाइम लगता है। तो आप मेरे ख्याल से DIG का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आप दूसरे टेस्ट सीरीज का लेना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से फिजिक्स वाला PW का जो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसका जो प्राइस है 500 है। 500 में मेरे ख्याल से ये 65 टेस्ट सीरीज देंगे, 65 टेस्ट सीरीज। और इसकी डिफ़िकल्टी अच्छी है, इसकी डिफ़िकल्टी बेहतर है कंपेरिजन अदर के, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, टीचर्स अपना खुद का टेस्ट सीरीज बनाते हैं। मैं हमेशा बताया ना, जो चीज़ अच्छा है वो तो शेयर करूँगा ही, जो चीज़ बेहतर है वो लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ सही नहीं है वो मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा, मैं कभी दूसरों को नहीं बताऊँगा कि आप ये चीज़ें लो, है ना। तो क्योंकि इस अगर वो चीज़ें आप ज़्यादा पैसा लगा के चीज़ें खरीद रहे हो, तो मैं मान लिया कि चलो वो चीज़ें ठीक है, जिसमें जितना पैसा लगाते हैं ना वो चीज़ें उतना अच्छा है। लेकिन हम अगर हमारी जो है काम कम पैसे में हो रहा है तो हम ज़्यादा पैसा क्यों लगाएं, है कि नहीं। ज़्यादा पैसा किसी और चीज़ में लगा देंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाते हो, तो पहला नंबर क्या है, PYQ कंप्लीट कर देना, उस सब्जेक्ट का पूरा PYQ अच्छे से लगा देना, अच्छा से एक एक क्वेश्चन लगा देना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टेस्ट सीरीज भी लगाना है। तो उसका जो जैसे सब्जेक्ट खत्म होता है उसका टेस्ट सीरीज तुरंत लगा देना है, एक बार रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। और तीसरा क्या है दोस्त, जो है अपना जो है खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, यार ये क्रिएट ऑन शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट नहीं, ऑन नोट्स बना देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स को देखते हैं, उसका PDF डाउनलोड कर लेते हैं, उसका प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्त ये गलत तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, खुद का जो है खुद से नोट्स बनाना, लिख के नोट्स बनाना। 2-3 कलर का पेन ले लो, खुद से लिख कर साफ से नोट्स बनाओ, ताकि आपके जो है दिमाग में हमेशा घुसते रहे, और आप वो चीज़ें दोबारा पढ़ोगे ना तो आराम से याद हो जाएगी। अरे यार ये चीज़ जो हम लिखते हैं ना, वो हमारे दिमाग में फ़ोटो की तरह छप जाता है एक बार 2 बार पढ़ने से। तो वही चीज़ें हमें क्या करना है, खुद से नोट्स बनाना है। और दूसरा, उसी समय हम क्या कर लेना है, शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेना है। तो ये जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा, मान लेते हैं कि सोम हमने सब्जेक्ट पढ़ा, तो सोम में क्या पढ़ा, SMD एंड BMD पढ़ा। तो इसको ना, इसको क्या करना है, पूरे ये चैप्टर को ना 1-2 पेज में कंप्रेस करके बना लेना है। मतलब छोटे छोटे पेज में लिख करके उसका फॉर्मूला लिख लेना है, उसका तरीका लिख लेना, कैसे कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं, तो एक पेज में उसी टाइम बना लेना है। या तो ऐसे करो कि आपने क्या करा, पहले तो एक मोटा नोट्स लिया, ठीक है, मोटा एक कॉपी खरीद लिया, उसके साथ एक पतली कॉपी खरीद लो। पतली कॉपी खरीद करके उसमें भी सोम का नेम लिख दो, इसमें भी सोम का नेम लिख दो। उसमें क्या करो, ये कंप्लीट नोट्स है, ये वाला जो अपने हाथ से बना रहे ये कंप्लीट नोट्स है। लेकिन आपने जो पतला वाला कॉपी खरीदा ना, उसमें कम से कम इतना पतला कॉपी खरीदना है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कितना पतला कॉपी खरीद सकते हो। देखो, कम से कम इतना पतला शॉर्ट नोट्स के लिए ना इतना पतला कॉपी खरीदो। इतना पतला कॉपी इसलिए खरीदने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स है ना आपको हमेशा के लिए काम आएगा, समझे। हमेशा के लिए मतलब कि मान लेते हैं कि इसमें 4-5 पेज में कंप्लीट सोम का जो है शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके बाद का 4-5 पेज में है हमने क्या करा, टॉम का शॉर्ट नोट्स बना लिया, उसके बाद में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो ऐसे नोट्स में ना, इस तरह के नोट्स में सारे सब्जेक्ट का जो है शॉर्ट नोट्स रहेगा, और ये हमेशा आपको काम आएगा। जब भी अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हो, रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी ये चीज़ें काम आएगा। तो आप शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट कर लेना। और एक चीज़ दोस्त मैं आपको बताना भूल गया कि एक चीज़, हर दिन रोज़ दिन आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व 50 क्वेश्चन पर डे, मतलब रोज दिन आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन मिनिमम है, 50 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करना है। लेकिन
आपको अगर चाहे तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो ना। जैसे कि एक दिन हम क्या करें 50 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन तक हिट करें, 50 क्वेश्चन तक हिट कर दे एक दिन में, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं तो उसके बाद हम 10 क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे, 20 क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे, तो ऐसे करते करते हम 50 से कम 100 क्वेश्चन पर डे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें रोज दिन करना है, एक दिन कर लिए, एक दिन 50 क्वेश्चन बना लिए, एक दिन 60 क्वेश्चन बना लिए, तो मेरे ख्याल से दोस्त ऐसे कभी आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के बीच में रोज दिन बनाना ही है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बनाना ही है हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद अब बताऊंगा कि हम जब एग्जाम के नज़दीक आने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो कि जब हम अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्लीट कर लिया है, हम जो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, हमारा शॉर्ट नोट्स बन गया है, हमने PYQ कर लिया है ना, अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। तो अब क्या करें, हमारे पास टोटल कितना महीना बच गया, 3 मंथ हमारे पास रिमेनिंग है एग्जाम का, 3 मंथ रिमेनिंग है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, हर दो दिन पे क्या करना है, आपको जो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है ना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज। तो बेसिकली इन दिनों में भी आपको जो है 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन करना ही करना है, वो तो पहली प्रायोरिटी है। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको हर 2 दिन में रिवाइज करना है। आज हमने मान लेते हैं कि आज हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग का शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से इसी सब्जेक्ट का रिवाइज करना है। मतलब आज जो रिवाइज किए हैं ना, आज हमने जो रिवाइज किया है उसे कम से कम 1 घंटा रिवाइज करने में लग गया है। लेकिन अगर 2 दिन के बाद भी रिवाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें कम से कम जो है आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। तो कम से कम उसे बस एक बार देखना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम आंखें बंद करना है, उसके बाद हर फॉर्मूला को देखना, एक तरह से जो है ना अपने आप में फ़ोटो खींच लेना उस पूरा नोट्स का, अपने आप में फ़ोटो खींच लेना। हमें पता होना चाहिए कि इस पेज में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पेज में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। इतना प्रैक्टिस करना है, इतना रिवाइज करना है कि हमें पता हो जाए, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे कि हमने पहले क्या कर रहे थे, हमें 50 क्वेश्चन रोज डेली कर रहे थे, लेकिन हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कर रहे थे। अब हम 50 से 100, क्योंकि हम जो 9 महीना खत्म हो गया तो हमें 100 क्वेश्चन तक करना है, 100 क्वेश्चन पर डे करना ही है। लेकिन इसमें ना 3 सब्जेक्ट को हमेशा मिलाना है, 3 सब्जेक्ट, ऐड 3 सब्जेक्ट। इसमें ऐड 3 सब्जेक्ट में ऐसा करना है कि पहला क्या करना है, मतलब डिफिकल्ट लेना है, मतलब हाई वेटेज वाला नंबर, हाई वेटेज। फिर उसके बाद इससे कम क्या है, इससे कम वाले वेटेज मतलब लो वेटेज। फिर लिस्ट वाला एकदम सबसे कम वेटेज वाले सब्जेक्ट को हमें सॉल्व करना है। तो मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि हम 30 क्वेश्चन इससे करेंगे, 30 क्वेश्चन इससे करेंगे, 30 क्वेश्चन इससे करेंगे। तो इस तरह से डिवाइड कर करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने पहले बताया हर 2 दिन में क्या करना है, या 2 दिन, अपने तो 2 दिन में मैं बताया हूँ, लेकिन आप 3 दिन में भी कर सकते हो, 4 दिन में भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप अपने प्लान बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चौथा, हर 2 वीक में हर वीक में 2 टाइम टेस्ट देना है, मतलब 2 टाइम टेस्ट इन वीक, ठीक है। 2 टाइम टेस्ट, एक वीक में 2 बार टेस्ट कम से कम देना, या तो आप संडे को दो एक टेस्ट, या और दूसरा टेस्ट या तो बृहस्पतिवार को या बुधवार को दे दो, तो ऐसा करके। और ये जो टेस्ट होना चाहिए ना, ये भी 2 से 3 सब्जेक्ट का मिश्रण होना चाहिए, है ना, 2 से 3 सब्जेक्ट का मिश्रण। और इसके साथ साथ देखो हर वीक में कम से कम एक बार, जैसे कि हाँ, हर वीक में कम से कम एक बार, यहाँ चौथा लिख देता हूँ, हर वीक में कम से कम एक बार, अगर आता भी हो नहीं आता भी हो तो कोई नहीं, कम से कम फुल लेंथ टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, इन 1 वीक, ठीक है।
एक वीक में एक बार कम से कम आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। ये कब देना है? 3 महीना जब आप बच जाएगा ना, 3 महीना बचा हुआ होगा उस समय से देना है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि हम जो है सब्जेक्ट का प्रिपरेशन का टाइम भी दे दें फुल लेंथ टेस्ट, तो कोई हर्ज नहीं है, आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो उसमें देते देते आप क्या करो, ये जो 3 महीना का रिमेनिंग होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बार टेस्ट दो। जितना आप टेस्ट दोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये जो टेस्ट दे रहे हो इसमें कभी कभार फुल एंड टेस्ट दे दो, मैं मतलब डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो 3 महीना का टाइम है ना, मतलब क्या नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना का टाइम है। इन 3 महीना में ना आप जो है तो भरपूर टेस्ट दो, हर वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट दो, हर वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट दो। जितना आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे उतना आपके लिए प्रेफर होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ें प्लान है। जब लास्ट के 1 मंथ होता है ना, 1 मंथ में एकदम लास्ट का 1 मंथ के बारे में बताता हूँ, लास्ट के 1 मंथ के बारे में बताता हूँ कि 1 मंथ में क्या करना चाहिए। देखो लास्ट का 1 मंथ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ, तो लास्ट 1 मंथ में हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली लास्ट 1 मंथ ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला मंथ होता है। तो इस मंथ में ना क्या करो, आप अपने आप को किसी तरह इंसुलेट कर दो, इंसुलेशन में डाल लो, है ना, कि भाई नहीं भाई मुझे हमेशा याद करो कि मुझे क्या करना है। मैं 1 साल किसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, 1 साल कहाँ वेस्ट किया। मैं 1 साल जो है गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, 1 साल टाइम दिया। तो हमें क्या करना है, इस 1 महीना में भी वही चीज़ें के लिए हम प्रिपेयर करना है ना, इसमें 1 महीना में। और इसमें जितना हो सके ना नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करो, बढ़ा लो। कम से कम 150 क्वेश्चन पर डे से कम 200 क्वेश्चन पर डे बढ़ा दो। अब ये पॉसिबल है भाई, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो ये पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं, मैंने बताया ना पहले कि मैं चैट जीपीटी से सर्च करके नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये उसके बाद मतलब कि ये जो है ना, उसके बाद लास्ट जो 1 मंथ है उसमें कम से कम हर वीक में उसी क्वेश्चन को, जो टेस्ट सीरीज आपने दिया है ना, उसी टेस्ट सीरीज को दोबारा आप देने की कोशिश करो। मतलब कि 2 फुल लेंथ टेस्ट टू फुल लेंथ टेस्ट इन 1 वीक, ठीक है। 2 फुल लेंथ टेस्ट 1 वीक में देने की कोशिश करो। जब ये देते रहोगे तो मेरे ख्याल से पक्का आप कम से कम 100 रैंक के नीचे ले आओगे, मतलब 100 AI ऑल इंडिया रैंक के 100 के नीचे ले आओगे। ये 1 साल के मैं प्लान का जनरली बताया हूँ। 1 साल में अगर आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई करते हो तब, है ना। अगर बहुत सारे यूट्यूबर हैं भाई जो आपको बहुत सारा तरह तरह के प्लान बताएंगे, तरह तरह के ये बताएंगे वो बताएंगे, तो आप उनके भी बात मान सकते हो, मेरी भी बात मान सकते हो। बात आप किसी की मत मानो, आप खुद की बात मानो, लेकिन सुनो, मैंने आपको बताया था सुनो सबकी लेकिन खुद करो खुद की। तो बेसिकली ये चीज़ें आप करते रहोगे ना फुल फोकस के साथ, तो डेफिनेटली आप जो एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। ये तो मैं बताया कि सेल्फ स्टडी करके आप कैसे क्रैक कर सकते हो, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि आप कोचिंग से कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलो हम जान लेते हैं कि कोचिंग से करके हम कैसे क्रैक करेंगे कोई भी एग्ज़ाम। देखो दोस्त, अगर आप कोचिंग से कोचिंग कर करके कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको तो पहला नंबर पैसा तो होना चाहिए, है ना। घर से या पैसा लो या तो आप खुद की सेविंग किए हो तो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, पहला तो क्या है कि आप जो है एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो तो पहला ऑफलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन, है ना। और दूसरा क्या कर सकते हो, ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन। बेसिकली इसमें ना आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता, ना आपको सिलेबस को समझने की जरूरत होता ना कुछ, क्योंकि ये इसमें ना टीचर्स आपको खुद समझाते हैं, आपको कुछ खुद बताते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर जब आप ऑफलाइन तैयारी करते हो ना, तो इसमें आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके घर के बगल में कोई ऑफलाइन सेंटर है तो वहाँ पर जाकर ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ऑफलाइन सेंटर के लिए लोग दिल्ली आते हैं। और दिल्ली में खास हौज एक जगह है, हौज खास एक जगह है, वहाँ पे इसका को मेड इजी में आते हैं जो लोग जो है प्रिपरेशन करने के लिए, और ज़्यादातर इंजीनियरिंग का जो है कोर्स वहीं पे करवाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, AC एकेडमी भी वहीं पे है,
मेड इजी भी वहीं पे, फिजिक्स वाला भी वहीं पे। तो वहाँ पे अगर आप तैयारी करते हो ना तो मेरे ख्याल से लगभग 1.5 लाख पर ईयर लग जाता है। प्लस इसमें क्या है इसमें ना आपको कम से कम 9,000 पर मंथ जो है आपको हॉस्टल का देना पड़ता है। तो जब आप 9,000 पर मंथ हॉस्टल का देते हो तो कितना जोड़ लो कितना आ जाएगा, कम से कम ये जो है 1 लाख से ऊपर ही चला जाएगा इसका। तो मतलब ये 1.5 लाख है, ये 1 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो ऑनलाइन में ना आपको कम से कम 65,000 रुपया पे करना पड़ता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मैं फिजिक्स वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त फिजिक्स वाला 5,000 रुपये लेता है, मैं पता है कभी 6,000 रुपये भी बढ़ा दिए हैं। जैसे कि फेस्टिवल में जो है 5,000 रुपये कर देते हैं, लेकिन ऐसे 6,000 रुपये करें। लेकिन मैं बाकी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, जैसे AC अकेडमी हो गया, मेड इजी हो गया जो बहुत ब्रांडेड कंपनी है। उसके बाद एक्सर्जिक हो गया, एक्सर्जिक का दाम में कितना 35,000 रुपया लग जाएगा आपको, है ना, 35,000 रुपया लग जाएगा। और बहुत सारे गेट अकेडमी है, गेट अकेडमी है, इसमें भी आपको लगभग मतलब उतना ही लग जाएगा। अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो आपको 40,000 रुपया लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 5,000 तो आपको इंटरनेट भी लगवाने के लिए लगेगा, है ना। घर में इंटरनेट नहीं तो कम से कम इंटरनेट लगवाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के डाटा से आप नहीं पढ़ पाओगे। लाइव लेक्चर में ज़्यादा मोबाइल जो डाटा कंज्यूम होते हैं, तो अगर आप मोबाइल डाटा से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको जो है ये क्लासेस जो है मॉर्निंग में क्लासेस होंगे लाइव, तो उसमें आपका डाटा खत्म हो जाएगा। तो इवनिंग में जो क्लास होंगे उसके लिए डाटा कहाँ से लाएंगे। तो ये 5-7 हज़ार रुपया आपको जो है अलग से इंटरनेट में खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिटी में हो तो आपके पास आसानी से जियो फाइबर आ गए होंगे, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में, गाँव वाले एरिया में, तो वहाँ पे एयर फाइबर होते हैं। तो वहाँ एयर फाइबर के लिए ना हाइट जो होती है, हाइट पे लगानी पड़ती है। तो क्योंकि वहाँ पे जियो फाइबर का जो है फाइबर वायर नहीं बिछा हुआ है, तो ऐसे में वहाँ पे अलग से आपको 10-15 हज़ार रुपया इंटरनेट के लिए खर्च करना पड़ता है, ताकि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। तो इतना मतलब इसमें भी लगभग आपको 50,000 रुपया तो लग ही जाते हैं वो ऑनलाइन तैयारी करने में। अगर आप फिजिक्स वाला से तैयारी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 5,000 रुपया लग रहा है। तो मेरे ख्याल से आप जैसे देखो, मैं आपको बताया ना कि मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से हर सेक्शन से बच्चे निकल रहे हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट हर मतलब कोचिंग से बच्चे निकल रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे अच्छे बता रहे हैं अपने। मैंने मान लेते कि मैं कहीं पे पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं तो जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ का अच्छा बताऊँगा ना। अच्छा बताने का नहीं मतलब मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा, क्योंकि वो सर हमें जो है अच्छे पढ़ाए हैं, ये सर हमें अच्छे पढ़ाए हैं, वो हमें गाइड किए, मोटिवेट किए, तो हमें उसे प्रेफर करना की कोशिश करूँगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरनेट पे अपने जो है जहाँ से पढ़े हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम कहाँ चुने, हम चूँकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम कहाँ पे जाएँ ताकि हमारा जो है रिजल्ट अच्छा हो पाए। तो आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन को देख सकते हो, है ना। उसके बाद आप किस तरह से प्रिपरेशन में प्रेफर हो वो देख सकते हो। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में जाते हो ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आप एकदम स्पेशल से लोग आपको पढ़ाएंगे, जैसे क्लासरूम में बताते हैं आपको, हाँ बच्चा बताओ क्या है, कहाँ डाउट है, वो डाउट है। ऐसा कुछ नहीं भाई, सबके जैसा लगभग एक बैच में 300-400 बच्चे होंगे, तो आपके डाउट्स माइनर हो जाएंगे, और हर बार आपका डाउट्स आएगा तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा प्रिपरेशन करना। ऑनलाइन में आप पूछ सकते हो चैट करके, लेकिन बहुत सारे चैट जो होते हैं स्पीड में आते जाते हैं, तो मुश्किल से आपका चैट आप वो पढ़ पाता है। क्योंकि आप जब चैट पूछते हो डाउट्स, तो उसमें ना बार बार आपको वही डाउट्स आपको एंटर करना पड़ता है, ये 4-5 बार 10 बार, तब आपके डाउट्स जो उसके नज़र में आते हैं कि हाँ बच्चा ये चीज़ें पूछ रहा है, वो चीज़ें पूछ रहा है। अगर आप ज़्यादा भी पूछोगे तो आपको ब्लॉक कर देगा, तो आप पूछो भी नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन में कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हो, तो बेसिकली टीचर्स आपको खुद गाइड करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, नहीं तैयारी करना। अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे ख्याल से आपको एक बार कम से कम एक बार आपको जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको गाइडेंस मिलती है, आपको रास्ता मिल जाता है कि हाँ भाई कैसे तैयारी करते हैं। क्योंकि जो आप कॉलेज से जस्ट पास आउट होकर एग्ज़ाम की तैयारी करना आते हो, तो आपको समझ नहीं आता कि हम थ्योरी वाली चीज़ें यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो थ्योरी चलती ही नहीं है, यहाँ पे डेरिवेशन को कॉलेज में डेरिवेशन करते हैं,
तो 1 2 3 पेज चला जाता है डेरिवेशन में, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं तो 4-5 लाइन में डेरिवेशन कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा क्यों है? तो यहाँ का वहाँ कॉलेज का और कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये जो तरीका जो अलग होता है। तो हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमें नौकरी पाना है, तो नौकरी पाने के लिए हमें उसके तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर उसके तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमें आसानी से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी हम जानेंगे कि हम क्या करना चाहिए। बेसिकली ये तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे, लेकिन मैं भी मोटा मोटी बता देता हूँ। सारी चीज़ें यही है, बस आपको क्या करना है इसमें, देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इसका तैयारी कर रहे हो तो इसमें क्या है ना कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो इसमें हर सब्जेक्ट का टाइमिंग फिक्स होता है। टाइम टेबल एक दे दिया जाता है कि इस टाइम में जो हम ये सब्जेक्ट खत्म करेंगे, इस टाइम में ये सब्जेक्ट खत्म करेंगे, इस टाइम में ये सब्जेक्ट, इस टाइम में ये सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होता है ना तो वो कभी कभी लेक्चर को 12 बजे से रात बजे तक कर देते हैं, या 2 बजे रात में कर देते हैं, 3 बजे रात में कर देते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ऑनलाइन में विशेष को बता रहा हूँ, या तो अगर ऑफलाइन में कर रहे हो तो पूरा दिन भर पढ़ाते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसे करके। तो ठीक है, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होता है ना दोस्त, तो आपको क्या करना है, रोज दिन पहला नंबर क्या है, पहला नंबर हमें क्या है, डेली सॉल्व 50 क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन पर डे। उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाता है उससे उससे टेस्ट सीरीज लगाना है ना, टेस्ट एट कंप्लीट सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है रिवीजन करना है, रिवीजन डेली करना है, रिवीजन डेली करना है। आप अगर वहाँ पे ना अगर लेक्चर खत्म हुआ ना तो वो एक डीपीपी देंगे, तो वो डीपीपी सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन करके भी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी करके भी सक्सेस क्यों नहीं पाते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद ये डीपीपी सॉल्व करना है ना। उसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही चीज़ें करते रहोगे ना, बस आपको PYQ सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप हमेशा रोज करो। ये मैं थ्योरेटिकल ऐसा नहीं फेंक रहा हूँ, ये मैं एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको हर टीचर बताएंगे, और क्योंकि यही चीज़ें करके बच्चे पास आउट होते हैं। तो आप जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है उसका PYQ कर लो, टेस्ट सीरीज दे दो, सो नोट्स क्रिएट कर लो, है ना। क्रिएट ऑन नोट्स, अपने खुद का नोट्स क्रिएट करोगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि भाई हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, नहीं करना है, ठीक। अब बात करते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। भैया ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताते क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे ऊपर हो जाता है कि हम ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में ऐसा चीज़ें आता है कि हम खुद ब खुद उससे ढल जाते हैं। तो मैं आपको हमें बताऊंगा कि अगर ये चीज़ें नहीं करोगे ना तो आप जरूर सफर होगा। लेकिन अगर आप बाय मिस्टेक अगर ये चीज़ कर देते हो तो मतलब कि आपका जो प्रिपरेशन रद्द बेकार हो जाता है। तो चलो देख लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए। क्या है, व्हाट वी शुड नॉट बी डू, नॉट बी डू। देखो सबसे पहले हमें क्या करें, तो देखो हमें क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि पहला तो है कि डोंट मिस लेक्चर। डोंट मिस लेक्चर, हमें कभी भी कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करना भैया, ये बात ध्यान रखना। कोई भी अगर लेक्चर मिस करोगे ना तो बैकलॉग लग जाएगा। तो ये जनरली क्या होता है ना, बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे यार आज का सब्जेक्ट थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो इसका जो है कल हम टाइम निकाल के पढ़ लेंगे, ये चीज़ें करते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाई, ऐसे ऐसे आज एक बैकलॉग लगाए, कल एक बैकलॉग लगाओ, ऐसे करते करते आपके जो है ना 1 महीने का बैकलॉग लग जाएगा। अगर 1 महीने का बैकलॉग लग गया तो भैया आप जो है वो सब्जेक्ट कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से डोंट क्रिएट बैकलॉग, ठीक है। उसके बाद इस बार टेस्ट सीरीज का भी मिस मत करना है।
क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो ना तो उसका स्पेसिफिक टाइम होता है कि इस टाइम में टेस्ट सीरीज अपलोड होगा, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम में टेस्ट सीरीज देना है, समझ रहे हो? उसी टाइम में टेस्ट सीरीज दोगे तभी आपको जो है एग्जाम निकलेगा, ठीक है? तो डोंट मिस टेस्ट सीरीज, ठीक है? टेस्ट सीरीज को मिस मत करना है, समझ गए ना? ठीक है। और पीवाई के क्वेश्चन को मिस मत करना, सारे पीवाई के क्वेश्चन को बनाना है भाई, डोंट मिस पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है? पीवाईक्यू क्वेश्चन के अलावा आप अगर आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चन है तो अब आप जो है उसे सॉल्व कर सकते हो, आराम से बना सकते हो, ठीक है? तो इतना सारी चीज़ें करोगे ना भाई तो आपको जो है एग्जाम सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेते हो तो वो टीचर्स आपको खुद बताएंगे कि क्या करना चाहिए, आपका जो है टाइम टेबल बता देंगे। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना और आप चाहते हो कि हमें जो है 1 साल का जो है एक टाइम टेबल मिल जाए, 1 साल में कौन से महीना में क्या पढ़ना है, कौन से महीना में नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको एक छोटी चीज़ बताऊँगा कि एक वीडियो है दीवाने एंड IAS, जाओगे ना DIG दीवाने एंड गेट, ये चैनल है यूट्यूब चैनल, यहाँ पे एक जाओगे तो नवीन सर के द्वारा एक यूट्यूब वीडियो बनाया गया है जिसमें पूरा 1 साल की जर्नी दिखाया गया है। और 1 साल की जर्नी में मतलब जनवरी मंथ में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, फिर फरवरी मंथ में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मार्च मंथ के 1 तारीख, 2 तारीख, मतलब ऐसे डेट वाइज कर के दिखाया गया है कि हम इस तारीख को इस प्रिपरेशन कर सकते, इतना प्रिपरेशन कर सकते, उतना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको जो है अगर इस फॉलो करते जाओगे तो आपका जो है कंप्लीट जो है सब्जेक्ट कवर हो जाएगा कम टाइम में, समझ गए ना? अगर आप चाहते हो कि हमें कोई ऐसा प्लान मिल जाए कि हमें पूरा डेट वहाँ पे रिप्रेजेंट हो और पूरा डेट वाइज के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट दिया गया हो कि कौन सा डेट में कौन सा टेस्ट सीरीज देना है, कौन सा डेट में टेस्ट सीरीज नहीं देना है, तो आप इनका जो वीडियो देख सकते हो। मैं बताया ना आपको, जो चीज़ अच्छा है वो मैं प्रेफर करूँगा, जो चीज़ अच्छा है आपको, जो चीज़ लगता है आपके लिए, जो चीज़ बेहतर है मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे जाओ और ज़रूर जाओ। जो चीज़ मैं कहूँगा कि नहीं जाओ तो बेसिकली मत जाना भाई, क्योंकि मैं चीज़ें देखा हुआ हूँ। बहुत सारे छपरी यूट्यूबर हैं जो ये सारी चीज़ें आप जो है आपको जो है व्यू बटोरने के लिए ला दिए गए हैं। मेरा जो है कंटेंट, मेरा जो वीडियो क्वालिटी भले ही ख़राब हो लेकिन कंटेंट में हम 100% दम है, तो मैं ऐसे कंटेंट हमेशा लाता हूँ और लाता ही रहूँगा, ठीक है? और जो चीज़ें अच्छी है मैं हमेशा बताऊँगा, ठीक है? लास्ट में मैं जाते जाते एक शायरी बोलूँगा कि बहती हुई दरिया में कुछ तो बाहें मारो यारो, बहती हुई दरिया में कुछ तो बाहें मारो यारो, हार अगर निश्चित भी है तो क्या हुआ, लड़ते लड़ते हारो यारो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप जो है ये पूरा जो है प्लान आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमने जो है पूरा प्लान आपके सामने रख दिया, पेश कर दिया। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप तैयारी किस तरह से करना चाह रहे हो, है ना? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें बताइए कैसे तैयारी करना चाहिए, मेरे दोस्तों मुझसे पूछते हैं हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, हमें थोड़ा आइडिया दो, ये दो वो दो। तो मैं कहता हूँ कि यार तुम ऐसे कर वैसे कर, यही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ और यही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से दोस्त आप ध्यान रखो, फॉलो करो, सुनो सबकी करो मन की, हमेशा सुनो सबकी करो मन की। तो दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।